Hello students, Assalamu alaikum. As we all know, I am teaching pharmacology on YouTube. My channel name is Pharmaceutical Insights और वहाँ मैं अब तक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है बेसिक टॉपिक्स जो है फार्माकोलॉजी के वो कवर कर चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ मैं आपको। फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं उसमें उससे मैं आप लोगों को फेमिलियर कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए, स्पेशली ओरल रूट्स बताए हैं, और अदर जनरल रूट्स भी मैंने आपको बताया, जैसे सबलिंगुअल रूट्स, इंट्रापेरेंट्रल रूट्स वगैरह। उसके बाद मैंने आपसे बात की फार्माकोकाइनेटिक्स की कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। और अब हम एक एक करके फार्माकोकाइनेटिक्स के एक एक स्टेप, फॉर एग्जांपल एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म वगैरह को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, और जो फैक्टर जो इन सब स्टेप्स पे अफेक्ट करते हैं उन सब फैक्टर्स को हम डिटेल में कर रहे हैं स्टडी। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। बट इससे पहले प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी, मैंने ये सोचा है कि जब मेरे 50+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 100+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो आई टेल यू गाइज अबाउट के फार्मेसी फार्मेसी का क्या स्कोप है। क्योंकि फार्मेसी के स्कोप को लेके बहुत लोग गलत समझते हैं, बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्मेसी का बहुत स्कोप है। फार्मेसी फार्मासिस्ट की हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है। ठीक है। तो लोग इसको बहुत मिसकंसेप्शन करते हैं, इसके स्कोप को बहुत इसके इसकी जॉब्स लोग बहुत गलत समझते हैं कि इसकी जॉब से दवाइयां बेचना वगैरह है, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फार्मेसी एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो है फार्मेसी की इंटर्नशिप कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन से हॉस्पिटल्स जो है वो इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं, कौन से नहीं करते। ये सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है और मैं इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों से ये बात करूंगी। बट इफ अगर मेरे पास इनफ सब्सक्राइबर्स हुए, इनफ पॉपुलेशन हुई जो मेरी वीडियोस देख रही हुई, तभी ये सब चीजें बताने की मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों मतलब लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इसके लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस देखा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वजह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है और लोग पढ़ रहे हैं, लोग चीजें समझ आ रही है लोगों को। तो बस आई वांट कि आप लोग मुझे फीडबैक दें कि मुझे क्या चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी वॉइस जो है वो ठीक करनी चाहिए। अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को क्या चीजें समझ आनी है और क्या चीजें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? ठीक है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द इंटरस्टिशियम एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड देन द सेल ऑफ द टिश्यूज। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या? ठीक है। एक तो होता है बायो अवेलेबिलिटी, आपकी ड्रग जो है वो ब्लड ब्लड में कंसंट्रेशन का। एक होती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके ब्लड से अब जो है वो ड्रग निकल कर जा रही है किसमें? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ठीक है। अब उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एंटर होना है और उसके बाद उससे जाना है सेल में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है? सेल के बाहर वाला पार्ट। ठीक है। सेल के बाहर वाला फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। तो समझ ले, एक ब्लड कंपार्टमेंट है, देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, और फिर एक सेल आ रहा है। तो अब पहले ड्रग जो है वो ब्लड में एंटर होगी, देन वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, और देन वो एंटर होगी सेल में, और वहां पर जाके वो अपना जो भी है रिसेप्टर से बाइंड करेगी और अफेक्ट शो करेगी।
अब जब हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जहां पर जो है वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड ब्लड में जा रही है ना दवाई आपके, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो अब एब्जॉर्प्शन जो इनिशियल फेस होगा इसका, वो हमारे पास होगा क्या, डायरेक्टली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और फिर जो है ड्रग जो है वो रैपिडली जो है आपके फॉरेन से जो जैसे आपकी, क्योंकि ब्लड में एंटर होगी तो ब्लड से फॉरेन से वो सर्कुलेशन से निकल के टिश्यूज में पहुंच जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जब हम आईवी के थ्रू देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। The delivery of a drug from the plasma to interstitium primarily depends on the cardiac output and regional blood flow, capillary permeability, the tissue volume, the degree of binding of the drug to plasma and tissue proteins, and the relative hydrophobicity of the drug. अब इसमें ये जो ड्रग की डिलीवरी है वो डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, कि जो हमारे पास ब्लड फ्लो किया है, ठीक है, जिस एरिया में आप दवाई को पहुंचना है वहां पर ब्लड का फ्लो कैसा है, कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, टिश्यू का वॉल्यूम कैसा है, ठीक है, टिश्यू का वॉल्यूम कितना है, और फिर ड्रग की बाइंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है प्रोटीन से, ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी क्या होते हैं कि ड्रग कितनी जो है वो लिपिड सॉल्यूबल है, वो उसकी हाइड्रोफोबिसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। अब ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वाली चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। अच्छा, अब हमारे पास है ब्लड फ्लो सबसे पहले, ठीक है। अब ब्लड फ्लो किस तरीके से अफेक्ट करता है, मैं इसको जूम कर देती हूँ जी। तो ब्लड फ्लो किस तरीके से अफेक्ट करता है, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली एज अ रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, बहुत सी जगह पर ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और बहुत सी जगह पर कम ब्लड फ्लो होता है, तो द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली, ठीक है, मतलब हर टिश्यू की जो टिश्यू में जो हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती है, तो उसमें जो हमारे पास ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास वेरी करती है, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कार्डियक आउटपुट की वजह से, ठीक है, अब जो ऑर्गन है जो टिश्यूज हार्ट से करीब होंगे वहां पर ब्लड ज्यादा सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जो हमारे जो टिश्यूज है वो ब्लड हार्ट से दूर होंगे तो वहां पर ब्लड कम सप्लाई हो रहा है। तो कार्डियक आउटपुट पर बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके से ब्लड फ्लो पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, लिवर एंड किडनी इज ग्रेटर देन दैट टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ब्रेन में, लिवर में और किडनी में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स में जो है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज में, स्किन्स में और विजरा में जो है बहुत कम ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जो वर्किंग में जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास ब्रेन, लिवर और किडनी, इनका फंक्शन जो है ये वाइटल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, तो इनको ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है ऑब्वियसली, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स, ऑब्वियसली हम पूरे दिन जो स्केलेटल मसल्स हमारी मूवमेंट होती है वगैरह, तो उसके लिए भी उसको ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों में हमारे पास ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वेरिएंस इन ब्लड फ्लो पार्टली एक्सप्लेन्स द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ hypnosis produced by a bolus IV injection of propofol, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जो है ब्लड फ्लो जो है वो चेंज होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि जब हम आईवी इंजेक्शन देते हैं किसका, प्रोपोफोल का, ठीक है, तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है हिप्नोसिस की, ठीक है। हिप्नोसिस मतलब कि आपको जो है वो नींद आना या गुनूदगी टाइप का होना, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो की वेरिएंस की वजह से, ब्लड फ्लो कम ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। हाई ब्लड फ्लो, जितना ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होगा उतनी ज्यादा आपको हिप्नोसिस होगी, जितना आपका कम ब्लड फ्लो होगा उतनी कम आपको हिप्नोसिस होगी, ठीक है।
अब हाई ब्लड फ्लो टुगेदर विद द हाई लिपिड solubility of thiopental permits it to rapidly move into the CNS and produce anesthesia. ठीक है। अच्छा, अगर अब थायोपेंटाल है, ठीक है, उसका जो है वो हमारे पास सीएनएस में हाई ब्लड फ्लो भी है, ठीक है, और थायोपेंटाल की जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से वो रैपिडली जो है सीएनएस में पेनिट्रेट कर जाती है और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। थायोपेंटाल एक एनेस्थीसिया ड्रग है, ठीक है, एनेस्थेटिक है, और जो कि हमारे पास सीएनएस में एंटर करती है। सीएनएस में हर ड्रग एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। सीएनएस में किसी भी ड्रग को एंटर होने के लिए ब्लड बैंक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, उसको हाईली लिपिड सॉल्युबल होना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अच्छा, अब है हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब आपको पता है कि हमारी जो कैपिलरीज होती है वो थोड़ी सी लीकी इन नेचर होती है, ठीक है, उसमें थोड़े से सुराख हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब कैपिलरी परमिएबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड बाय द केमिकल नेचर ऑफ अ ड्रग, ठीक है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करती है कि हमारी कैपिलरी के स्ट्रक्चर क्या है, वो कितनी ज्यादा लीकी है, और केमिकल नेचर ऑफ अ ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। A capillary structure varies widely in terms of fraction of basement membrane that is exposed to the by a slit junction between the एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। अब ये क्या डिपेंड किस पे करता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि जो हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो मतलब कैपिलरी के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है हमारे पास स्लिट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से स्लिट। हम किसे बोलते हैं जो छोटे छोटे से समझ लें आप, छोटी सी स्पेस या छोटा सा सुराग, छोटी सी जगह, ठीक है, उसे हम स्लिट्स बोलते हैं। तो वो स्लिट जंक्शन जो है वो किसके बीच में होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, ठीक है। अब वो स्लिट जंक्शन जो है वो डिटरमाइन, जो कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं उसके बीच में स्लिट जंक्शंस होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब उसका जितना फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम कैपिलरी का स्ट्रक्चर बताते हैं। Up in the liver and spleen, a large part of basement membrane is exposed to large discontinuous capillary through which large plasma protein can pass. This in contrast to the brain where the capillary structure is continuous and there is no slit junction. अगर हम देखने जाएं तो लिवर और स्प्लीन में जो है वो लार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पास एक्सपोज होता है। क्यों, किस तरीके से एक्सपोज होता है, क्योंकि उसमें जो है स्लिट जंक्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्लिट जंक्शन होते हैं जिसकी वजह से जो है वो जो जाहिर सी बात है आपकी कैपिलरी लीकी है, उसमें सुराख ज्यादा हुए हुए, तो उसकी वजह से जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इजीली पास हो सकता है उसमें से, कैपिलरी से। जबकि अगर हम ब्रेन में देखने जाएं तो ब्रेन में प्लाज्मा प्लाज्मा बेसिकली है क्या, प्लाज्मा को लेकर ना बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का एक पार्ट है, ठीक है। प्लाज्मा, लोग ये जब प्लाज्मा की बात आती है तो लोग समझते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है या सेल की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो बेसिकली ब्लड का ही एक कंपोनेंट है जो कि येलोइश इन कलर होता है, ठीक है, जिसमें एंजाइम सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। और ये जो है इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते, ठीक है, ब्लड सेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अब ये जो पार्ट है इसमें जो है ड्रग एंटर होती है प्लाज्मा में, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लाज्मा जो है वो कैपिलरी से एक्सचेंज होता है, ठीक है, कैपिलरी के स्लिट्स जो होती है उससे ये प्लाज्मा जो है वो एक्सचेंज होता है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू, जबकि अगर ब्रेन में हम देखने जाए तो ब्रेन का जो कैपिलरी का स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस है, उसमें स्लिट्स नहीं है, ठीक है, तो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन का इतना एक्सचेंज नहीं हो पाता। अब एंटर अगर किसी भी ड्रग को, क्योंकि अब देखो बाकी बॉडीज में हमारे पास कैपिलरीज है, ठीक है, तो ड्रग बाकी एरियाज में जो भी, अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी स्प्लीन में ड्रग को पहुंचाना है, लिवर में ड्रग को पहुंचाना है, तो कैपिलरी के थ्रू जो कैपिलरी का जो लीकी नेचर है उसके थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग बाइंड होगी और वो प्लाज्मा प्रोटीन से कैपिलरी से एक्सचेंज होकर उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगी,
ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, ब्रेन में तो हमारे पास ड्रग पहुंच ही सकती है क्योंकि ब्रेन में कैपिलरीज की स्लिट्स नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन उससे पास नहीं हो सकते, और जब प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं होंगे तो उससे जो ड्रग बाइंड हुई वो कैसे पहुंच सकेगी। तो ब्रेन में जो है वो एक स्पेसिफिक मतलब ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टर और जो स्पेसिफिक ड्रग जो ब्रेन के लिए हम लोग देते हैं, जो सीएनएस में हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे पास है लीवोडोपा, ठीक है। अब लीवोडोपा जो है वो अगर आप किसी भी ड्रग के साथ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कार्बिडोपा है, और भी बहुत सीएनएस की जो जितनी भी ड्रग्स है, ठीक है, मिथाइल डोपा, ये सारी जो है, ये अगर आप लीवोडोपा के साथ कंबाइन करके दोगे, ठीक है, तो वो आपकी लीवोडोपा जो है वो उसको आपकी ड्रग को ब्रेन तक लेकर जाएगा, ठीक है। अगर आप उस मतलब लीवोडोपा जो है वो एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है जो ड्रग को ब्रेन तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो है वो कोई भी ड्रग जिसको अगर ब्रेन तक पहुंचना है तो उसको ब्लड बैंक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, मैंने आपको ये बात बताई थी, और उसको हाईली लिपिड सॉल्युबल होना पड़ता है। तो बहुत कम ड्रग्स है जो सीएनएस में हम दे सकते हैं, उसमें से एक लीवोडोपा है, जिसके साथ अगर हम कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा, कोई भी ड्रग देना चाहें तो उसके साथ कंबाइन करके अगर हम देंगे तो वो सीएनएस पे अपना इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, by contrast, lipid soluble drugs readily penetrates into the CNS because they can dissolve in the मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम। मैंने आपको बताया कि जब पोलर ड्रग्स होती है वो हमारे सीएनएस में नहीं है, क्योंकि सीएनएस का जो हमारा ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। तो उनको जो है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही उसमें एंटर हो सकती है, और पोलर और आयनाइज ड्रग जो है वो उस पे एंटर नहीं होके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इन टिश्यूज, मैंने आपको बताया पहले भी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग बाइंड होती है, ठीक है, वो ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट मतलब सेल ट्रांसपोर्ट उसको एक जगह से दूसरी जगह, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है ड्रग के, जिससे ड्रग बाइंड होती है। रिवर्सिबली बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन क्रिस्टल ड्रग्स इज in a non-diffusible form and slows their transfer out of the vascular compartment, ठीक है। अच्छा, अब जितनी ज्यादा जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से जितने अच्छे से जो है वो ड्रग बाइंड होगी, उतने स्लोली जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज को आपने टाइटली बाउंड किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसको डिफ्यूज होने में या उसको निकलने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। जबकि अगर वो हल्के से, मतलब इतना टाइटली बाउंड नहीं है, तो वो इजीली सेपरेट आउट होकर डिफ्यूज हो सकती है। बट अगर आप कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन से कोई भी हमारी ड्रग बाइंड हुई है, ठीक है, तो वो अगर वो रिवर्सिबली बाइंड हुई है तो वो नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ जाती है, मतलब अब वो स्लोली स्लोली जो है वो ट्रांसफर होगी, कहाँ, आउट ऑफ द वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज द मेजर ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन एंड मे एक्ट एज अ ड्रग रिजर्वॉयर, ठीक है। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन क्या है कि जो है वो ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, मतलब जिससे ड्रग आपके पास बाइंड करती है और वो एज अ ड्रग रिजर्वॉयर काम करती है। अब ड्रग रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग को रिजर्व करती है, ठीक है, बचा के रखती है। That is, as the concentration of free drug decreases due to the elimination of or metabolism, the bound drug dissociates from the protein, ठीक है। अब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो है वो उससे ड्रग बाइंड कर देती है, ठीक है। वो ड्रग को एक स्टोर फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में रख देता है। फिर जब जब बॉडी को नीड होती है, या जब जब आपकी जो प्रीवियस डोजिंग आपने की हुई है उसकी एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो वो आहिस्ते आहिस्ते ड्रग को रिलीज करते हैं। This maintains a free drug concentration as a constant fraction of a total drug in the plasma. इस तरीके से जो प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिससे ड्रग जो है बाइंड करती है, और वो ड्रग के ट्रांसफर में या ट्रांसपोर्ट में उसको हेल्प करते हैं। अगर वो टाइटली ड्रग जो है वो बाइंड होगी प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वो स्लोली ट्रांसपोर्ट होगी, स्लोली जो है वो डिफ्यूज होगी, जबकि अगर वो लूजली बाउंड होगी तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी।
अब है हमारे पास फैक्टर्स, जो कि है हमारे पास बाइंडिंग ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। अब हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि न्यूमरस ड्रग्स accumulate in tissues leading to higher concentration of a drug in tissues than in extracellular fluid and blood। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास ज्यादातर जो है वो ड्रग्स होती है वो हमारे पास टिश्यू प्रोटीन से बाइंड कर लेती है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो टिश्यू में ज्यादा हो जाती है बजाय किसके, ब्लड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के। एक्स्ट्रा सेल्यूलर और ब्लड ब्लड में जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और जो है टिश्यूज में ब्लड ड्रग जो है वो अक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, ड्रग्स में अक्यूमुलेट, अब ड्रग्स क्यों अक्यूमुलेट होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग टू लिपिड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ड्रग्स में ऑल्सो भी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू tissues. These tissues reservoirs may serve as a major source of a drug and prolong its action, or on the other hand can cause a local drug toxicity। ठीक है, अब ड्रग जो है वो टिश्यू में जाके स्टोर तो हो गई, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, इसका एक फायदा भी हो सकता है, एक नुकसान भी हो सकता है। ये एक तो ये कि टिश्यू जो है वो एज अ रिजर्वॉयर एक्ट करेगा और ड्रग को रिजर्व करके रखेगा, जब उसकी कंसंट्रेशन नीडेड होगी तब वो ड्रग को रिलीज करेगा। और दूसरा ये कि अगर जो ये ड्रग एक्यूमुलेट होती गई तो वो वहां पर अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, वो वहां पर टॉक्सिसिटी फैला सकती है। तो ये भी जो है वो टिश्यू में ड्रग का एक्यूमुलेट होना भी जो है एक साइड इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्रोलीन जो कि मेटाबोलाइट होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। ठीक है, जब हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं तो वो मेटाबोलाइज होकर एक्रोलीन में कन्वर्ट होती है जो कि टॉक्सिक है, किसके लिए, किडनी के लिए, बिकॉज इट्स एक्यूमुलेशन इन रीनल सेल्स। क्योंकि जो एक्रोलीन है वो रीनल सेल्स में, जो आपके किडनी के सेल्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक इफेक्ट्स देता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई हमारे पास बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन। टिश्यू प्रोटीन से जब कोई ड्रग बाइंड कर जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन टिश्यूज में ज्यादा हो जाती है बजाय के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड के। ठीक है, अब ये कोई फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने बता दी, हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रोफोबिसिटी होगी। द केमिकल नेचर ऑफ अ ड्रग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जितने ज्यादा हाइड्रोफोबिक हो गया ड्रग उतनी ज्यादा जो है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स readily move across the most of biological membrane. These drugs can dissolve in lipid membrane and therefore permeate the entire cell surface। हाइड्रो जो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड इन नेचर है। ठीक है, तो ड्रग को अगर सेल के अंदर एंटर होना है तो उसको लिपिड सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, तभी वो सेल में एंटर होकर अपना इफेक्ट इजीली प्रोड्यूस कर सके। अब हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, can be thought of as the fluid volume that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in the plasma। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जितना आपकी कंसंट्रेशन जो ड्रग की प्लाज्मा में थी उतनी ही कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में ड्रग की एंटर हो रही है या नहीं। ठीक है, जो आपकी इनिशियली जो प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन थी उतनी ही कंसंट्रेशन फ्लूइड वॉल्यूम की जो है ड्रग की जो है वो हमारे पास एंटर हो रही है नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि प्लाज्मा में कितनी थी और अब डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो है वो ड्रग का कंसंट्रेशन कितनी है। अब ये हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग द डोज दैट अल्टीमेटली गेट्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। अब जो ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड हुई थी, एंटर हुई थी जिस कंसंट्रेशन में, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से एट टाइम जीरो। जब प्लाज्मा में जब ड्रग की कंसंट्रेशन एंटर हुई थी, जब ड्रग एंटर हुई थी एट टाइम जीरो। ठीक है, जब तब की जो कंसंट्रेशन है वो ड्रग की, उससे उसको डिवाइड करेंगे, मतलब जब हमारी ड्रग सिस्टम में सर्कुलेशन में आई, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख के बताया हुआ है आपको, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय CO, कंसंट्रेशन ऑफ
प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम 0। ठीक है, अब वीडी हमारे पास किस लिए यूज हो सकता है, ये हमारे पास यूजफुल है टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि हम देखें कि हमारी ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन जो है वो वाटर कंपार्टमेंट्स में बॉडी के डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। तो गाइस प्लीज supporting me, subscribe my channel, and inshallah I will post a new video soon. Allah Hafiz.